Namaste everybody. This is Sarvesh Sharma, a teacher of English. Today we are going to start the syllabus of BA third year. First of all, we will read the poem My Last Duchess. My Last Duchess. Before starting the poem, we should know about the poet. पोएम शुरू करने से पहले हमें पोएट के बारे में जान लेना चाहिए कि पोएट क्या है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, मेरिट्स हैं और पोएम क्या है। उसके बाद हम स्टेंजा बाय स्टेंजा पोएम को पढ़ेंगे। देखिए पोएम क्या है। माई लास्ट डचेस है। दिस पोएम इज रिटन और पेन्ड बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग। पेन्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन। Let's know about the poet. About the poet. पोएट के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां लें। Number 1, the poet was born on 7th May 1812 in लंदन। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे ये 7th May 1812 को लंदन में पैदा हुए थे। And he was died on 12th December 1889 और in वेनिस, इटली। रॉबर्ट ब्राउनिंग का देहांत 12 दिसंबर 1889 को वेनिस, इटली में हुआ था। इसके बाद जाने हिज फादर सारा अन्ना। ये जो थे he was a clerk in a bank. He was not a clerk but also a scholar and an artist. He was not only a clerk in the bank but also a scholar and artist. ये आर्टिस्ट भी थे, स्कॉलर भी थे और क्लर्क भी थे। इनकी जो माँ थी हिज मदर विडमन, she was a great lover of म्यूजिक। इनकी जो माँ थी वो संगीत की बहुत शौकीन थी, बहुत बड़ी संगीत की प्रेमी थी और उस म्यूजिक का असर रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएट्री में भी दिखता है। यू कैन सी द टिंज ऑफ म्यूजिक इन द पोएट्री ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग मैरिड रॉबर्ट Browning married to Elizabeth Barrett in 1845। एलिजाबेथ बैरट से 1845 में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने शादी कर ली थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एज। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है विक्टोरियन एज को बिलोंग करते हैं।
he belongs to Victorian age. Victorian age 1837 to 1901। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं विक्टोरियन एज को बिलोंग करते हैं, और विक्टोरियन एज कब से 1837 से 1901 तक चला था। द मेरिट्स ऑफ ब्राउनिंग, जो ब्राउनिंग की पोएट्री है उसकी विर्च्यूज क्या क्या है, तो हम विर्च्यूज लिखें, मेरिट्स लिखें। मेरिट्स ऑफ ब्राउनिंग पोएट्री, नंबर 1 ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के बहुत बड़े धनी हैं। ड्रामेटिक, ही रोट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश लिटरेचर। इन्होंने बेहतरीन ड्रामेटिक मोनोलॉग को पढ़ाया है, लिखा है इंग्लिश साहित्य के अंतर्गत। अब ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, हम जब अबाउट द पोएम पढ़ेंगे तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में भी आपको बताएंगे। देखें, सेकंड क्वालिटी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अबाउट लाइफ। जीवन के संबंध में इनकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है, ऑप्टिमिस्टिक आशावाद। और इनकी जो पोएट्री है वो बेस्ड ऑन द थीम ऑफ लव। इनकी जो पोएट्री की विशेषताएं हैं उनमें मेजर जो मेरिट्स हैं वो ये 3 हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स द लाइफ, बेस्ड ऑन द थीम ऑफ लव, दैट इज अबाउट द पोएट। लिख लो एक बार आप इसे। मैं समझता हूं लिख लिया होगा। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट हम अबाउट द पोएम पढ़ते हैं। ये पोएम क्या है, अबाउट द पोएम। आखिर ये पोएम जो है माई लास्ट डचेज क्या है। देखें, पहले तो मैंने अभी बताया था कि माई लास्ट डचेज क्या है। माई लास्ट डचेज जो पोएम है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो पहले तो हम ये जाने कि व्हाट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखें पोएम क्या है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है। देखें क्या होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए स्पीच। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए स्पीच by the single speaker in the presence of passive listener in dramatic सिचुएशन। हम पोएम स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक चीजें जान रहे हैं कि पोएम क्या है, किसके बारे में है। देखिए, सबसे पहले ये जो रूप है, इसका फॉर्म है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। जब ड्रामेटिक मोनोलॉग शब्द आ ही गया है तो इसके बारे में जाने। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए पोएम और स्पीच बाय द सिंगल स्पीकर। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है
वो एक स्पीच होता है सिंगल स्पीकर के द्वारा, अर्थात एक वक्ता के द्वारा। इन द प्रेजेंस ऑफ पैसिव लिसनर, इन द प्रेजेंस की उपस्थिति में और पैसिव लिसनर निष्क्रिय श्रोता। निष्क्रिय श्रोता से क्या मतलब है? इन अ ड्रामेटिक सिचुएशन, ड्रामेटिक सिचुएशन। देखो मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। ये इस प्रकार का फॉर्म है जिसमें एक स्पीकर बोलता जाता है और स्पीकर बोलता है और लिसनर जो होता है वो उसे ध्यान से सुनता है। सिंगल स्पीकर लिसनर हो सकता है और वो बीच में इंटरप्ट नहीं करता, यानी कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। तो इस पोएम में क्या ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है? ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए स्पीच। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक स्पीच है बाय द सिंगल स्पीकर, सिंगल स्पीकर के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ पैसिव लिसनर, निष्क्रिय श्रोता की उपस्थिति में, इन अ ड्रामेटिक सिचुएशन, किसी ड्रामेटिक सिचुएशन के अंतर्गत। मैं समझता हूं ये ड्रामेटिक मोनोलॉग समझ में आया होगा। ये पोएम भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब कौन इसमें सिंगल स्पीकर है, कौन इसमें लिसनर है, ये सारी बातें अब हम आगे आगे देखते हैं। अब देखते हैं पोएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां लेते हैं। पब्लिश्ड, दिस पोएम वाज पब्लिश्ड। ये जो पोएम है इसके पब्लिकेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और इसको आप ध्यान से समझिए। ये 3 बार पब्लिश की गई थी। दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 3 टाइम्स। ये जो पोएम है वो 3 टाइम्स पब्लिश हुई है। 1842 में, 1849 में और 1863 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बार जब ये प्रकाशित हुई थी तो एक कलेक्शन था ड्रामेटिक लिरिक्स नाम से। ड्रामेटिक लिरिक्स ये कलेक्शन नेम है, नेम ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्शन, ड्रामेटिक लिरिक्स 1842 में। अच्छा, एक टाइटल छपता था, रॉबर्ट ब्राउनिंग एक टाइटल चलाते थे और टाइटल का नाम था बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स। एक पत्र का एक टाइटल था बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स। उस पत्र का, उस टाइटल के अंतर्गत ड्रामेटिक लिरिक्स नाम से एक पोएम का कलेक्शन पब्लिश किया गया था और इसके अंतर्गत 16 पोएम्स थी। हाउ मेनी पोएम्स? 16 पोएम्स। 16 poems in dramatic lyrics were published in 1849। 1842 में ड्रामेटिक लिरिक्स नाम से ये प्रकाशित हुआ था और ड्रामेटिक लिरिक्स के नाम से जब ये प्रकाशित हुआ था तो उसमें 16 पोएम का ग्रुप था और उनमें से एक थी माई लास्ट डचेस। और उस समय इस पोएम का जो नाम था वो इटली था। जब 1842 में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसे पब्लिश किया था तो इस पोएम का जो नाम था इटली था। ये इंपॉर्टेंट है। 1849 में जब ये प्रकाशित हुई तो ये नाम से हुई ड्रामेटिक रोमांसिस एंड लिरिक्स और इसमें इसका नाम आया माई लास्ट डचेज फेरारा। 1849 में जब ये पोएम पब्लिश हुई ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स में, तब इसका नाम बना माई लास्ट डचेज फेरारा। इसके बाद ये फिर 1863 में पब्लिश की गई और अब की बार किसमें पब्लिश गई? ड्रामेटिक रोमांसेस में। ड्रामेटिक रोमांसेस नाम से कलेक्शन था, उसमें पब्लिश की गई और ये ही नाम इसका दोहरा दिया गया, माई लास्ट डचेज फेरारा।
ये इस पोएम के पब्लिकेशन के बारे में जानकारियां हैं। यहां से कंपटीशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चंस में बन सकते हैं एकेडमिक में, यूनिवर्सिटी लेवल पर। अब देखिए, ये जो पोएम है ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये 3 बार प्रकाशित की गई, 1842 में, 1849 में, 1863 में। इसके बाद देखें हम इस पोएम के बारे में कुछ जानने की कोशिश करें। ये जो पोएम है ये कपलेट्स में लिखी गई है। कपलेट तो मैं समझता हूं कि जानते होंगे, स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स कपलेट होता है। कपलेट है इसमें 28, ये 28 कपलेट्स में लिखी गई है विद राइमिंग स्कीम। इंपॉर्टेंट क्या है? विद राइमिंग स्कीम, विद राइम। 28 कपलेट्स में लिखी गई है पोएम, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, पब्लिश कब हुई बता दिया। ये कपलेट में लिखी गई पोएम है, और ये जो कपलेट है इसमें 28 कपलेट्स है। जब ये कपलेट्स में लिखी गई है तो इसमें राइम भी है। अब देखो कोई और राइमिंग स्कीम जो है वो किसके साथ है? विद एम्बिक पेंटामीटर। एम्बिक पेंटामीटर। एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? जब मैंने मेरी पहली क्लास दी थी तो सोनेट टॉपिक पढ़ाया था, जो कॉमन था, 0 से बहुत एडवांस लेवल तक उसको लेके गए थे हम। उसमें मैंने एम्बिक पेंटामीटर को बहुत ढंग से डिस्क्राइब किया है, बिल्कुल अच्छी तरह बताया है। अगर आपने वो क्लास नहीं ली हो तो पहले आप मेरी वो क्लास ले लें, तो आपके एम्बिक पेंटामीटर समझ में आ जाएगा। अब यहां देखो, एक फॉर्म और उत्पन्न होती है जब कोई पोएम कपलेट में हो। कपलेट समझ रहे हो? दोहा, यानी कि स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स। जब कोई भी पोएम कपलेट में हो और उसकी राइमिंग स्कीम हो और एम्बिक पेंटामीटर में हो, तो उस फॉर्म को हम हेरोइक कपलेट कहते हैं। एक और यहां पे आएगा हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट, इस फॉर्म को क्या कहेंगे? हेरोइक कपलेट। तो हम ये कह सकते हैं कि द पोएम लास्ट डचेस इज रिटन इन हेरोइक कपलेट। ओके, मैं समझता हूं ये वर्णन आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए हम चलते हैं पोएम की तरफ। एक बार लिख लो आप, लिख लिया होगा, देखें। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जानेंगे इसके विषय में। अब देखिए, हम पोएम की बात करें तो पोएम क्या है ये हम आपको बताते हैं। देखो, पहले इसके कुछ टर्म्स हैं, कुछ जान लो। जैसे देखो, इस पोएम में हु इज स्पीकर, तो समझो स्पीकर कौन है। अभी मैंने कहा था दिस पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो स्पीकर होगा, मैंने कहा था सिंगल स्पीकर कहा था, और लिसनर भी सिंगल, पैसिव लिसनर। तो कौन तो इसमें स्पीकर है और कौन लिसनर है, इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। इसके बाद देखो, स्पीकर कौन है? स्पीकर है इसमें एल्फेंसो सेकंड। इसकी स्पेलिंग आपको इस तरह से भी मिल सकती है, एल्फेंसो सेकंड द ड्यूक ऑफ फेरारा। ये है सिंगल स्पीकर। क्वेश्चन बन सकता है, हु इज सिंगल स्पीकर इन द पोएम लास्ट डचेस? तो कौन है? एल्फेंसो सेकंड।
और ये अल्फोंसो सेकंड कौन है? द ड्यूक ऑफ फेरारा। ठीक है, अब देखिए ये कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जाने ड्यूक ऑफ फेरारा के बारे में। ही इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेनेसा एरिस्टोक्रेसी। रेनेसा काल की जो एरिस्टोक्रेसी है, अरिस्टोक्रेसी, रेनेसा यानी पुनर्जागरण, अरिस्टोक्रेसी कुलीनता, ये उसको रिप्रेजेंट करता है इस पोएम में। ये कुलीन है, ड्यूक किंग होते हैं, तो ये फेरारा का किंग है, ड्यूक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है रेनेसा की अरिस्टोक्रेसी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रेनेसा काल की अरिस्टोक्रेसी को। और अगर इसके बारे में कुछ जाने, ही इज ए टिपिकल नाइट ऑफ इटली। ये एक सामंत है, टिपिकल नाइट है इटली का, और ये रेनेसा एरिस्टोक्रेसी को एक्सप्रेस करता है। तो ये तो हो गई स्पीकर की बात, इसके बारे में सारी चीजें जानेंगे अभी हम। स्पीकर हो गया। अब हु इज पैसिव लिसनर, तो लिसनर कौन है? इसमें लिसनर है द एनवॉय ऑफ ड्यूक्स बिकमिंग फादर इन लॉ। अभी ये टर्म समझ में नहीं आएगी, ये फादर इन लॉ क्या है और ये क्या है, ये अभी हम समझाएंगे। एनवो कहते हैं मैसेंजर को, द एनवो ऑफ ड्यूक्स बिकमिंग फादर इन लॉ। जो ड्यूक्स है उसके होने वाले फादर इन लॉ, जो काउंट है, एक फादर इन लॉ जो है उसका मैसेंजर इसमें पैसिव लिसनर है। अब ये बातें थोड़ी सी आपकी समझ में बाद में आएंगी, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। देखो, इटली के अंदर फेरारा का ड्यूक है अल्फोंसो सेकंड। ठीक है, ये क्या करता है, इसकी पत्नी होती है, ये अपनी पत्नी, इसकी पत्नी की एक समस्या होती है कि वो हर किसी के साथ खुशमिजाज होती है, हर किसी के साथ हंस करके स्माइल के साथ बातचीत करती है। तो ये उसके कैरेक्टर पर शक करने लगता है, और ये जो ड्यूक ऑफ फेरारा है अल्फोंसो, उसको पॉइजन देके, ये इसमें क्लियर नहीं है कि खुद देता है किसी और से दिलवाता है, पॉइजन देके इसी ईर्ष्या के कारण उसको मार देता है। इसके बाद एक काउंट होता है, वो अपनी पुत्री का विवाह इससे करता है, तो अपना वो एक मैसेंजर भेजता है, अपना एक मैसेंजर भेजता है इससे बात करने के लिए। तो ये जो क्या होता है, ड्यूक होता है, ड्यूक अल्फोंसो जो होता है अपने इस मैसेंजर को अपनी प्राइवेट गैलरी में ले जाता है, जहां लास्ट डचेस की फोटोग्राफ लगी हुई है, उसको बतलाता है। अभी जब हम पोएम स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। उसको बतलाता है, तो उसको बतलाता है, तो ये तो स्पीकर हो गया उसकी बातों को सुनने वाला, सॉरी ये तो लिसनर हो गया, और अल्फोंसो जो बतलाता है वो कौन हो गया, स्पीकर हो गया। आप एक बार इसे लिख लो। मैं समझता हूं लिख लिया होगा। देखो, मैं एक बार और समझाता हूं इसको, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो, उसके बाद हम पोएम स्टार्ट करते हैं।
इसमें एक है अल्फोंसो सेकंड, ओके। एक है इसमें एनवॉय, ठीक है, ये उसका पैलेस है, ओके। अल्फोंसो जो सेकंड है वो अपनी जो वाइफ है मेडिसी, इसकी पत्नी का नाम है मेडिसी, पत्नी का क्या नाम है? मेडिसी नाम है इसकी पत्नी का, लुक्रेजिया मेडिसी, फुल नेम लुक्रेजिया मेडिसी, इसका फुल नेम लुक्रेजिया मेडिसी है। अल्फोंसो सेकंड लुक्रेजिया जो मेडिसी है, अच्छा, जब इनकी शादी होती है, थोड़ा सा बैकग्राउंड और बता दूं, जब इनकी शादी होती है तो अल्फोंसो 25 वर्ष का होता है, 25 इयर्स, और ये 14 इयर्स ओल्ड गर्ल होती है। तो ये जो लुक्रेजिया मेडिसी होती है, ये बहुत ही सिंपल स्वभाव की होती है। इसको कोई फूल दे दे तो भी उतनी ही प्रसन्न होती है जितनी कि एक गोल्डन रिंग से प्रसन्न होता है। ये अपने पति को प्रसन्न करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करती, कोई अटेम्प्ट नहीं करती, बिल्कुल सिंपल रहती है। तो ये इसे मार देता है। अब राजा के जो ये ड्यूक का पैलेस है उसमें इस एक काउंट होता है, काउंट अपने एनवॉय को यानी कि मैसेंजर को, थोड़ा सा कथानक समझ में आएगा तो बेहतर पॉइंट समझ में आएगी, मैसेंजर को इसके पास बातचीत करने के लिए भेजता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये इस एनवॉय को लेकर के अपने पैलेस में जाते हैं दोनों, ये और ये राजा है और ये ड्यूक है, ये सॉरी एनवॉय है। इसको लेकर के अपने पैलेस में जाता है। जब पैलेस में जाता है तो ये क्या करता है, वहां पैलेस में एक दीवार पर एक पोर्ट्रेट लगा होता है। पोर्ट्रेट, फोटोग्राफ मेड बाय हैंड, पोर्ट्रेट होता है जो हाथ से बना हुआ फोटोग्राफ होता है। ये जो है अल्फोंसो और ये मैसेंजर, ये अल्फोंसो इस मैसेंजर के लिए इस पोर्ट्रेट को दिखाता है। ये इसकी प्राइवेट गैलरी है जहां कोई और नहीं आ सकता, ये वही व्यक्ति आ जा सकता है जिसको खुद ये चाहता है। इसके बाद पोएम होती है स्टार्ट। वो क्या है देखते हैं, कुछ लाइंस पोएम की। थोड़ा बुक का अभाव है, बुक नहीं है मेरे पास। देखिए, दैट इज माई लास्ट डचेस, कुछ लाइन्स में लिख रहा हूं, दैट इज माई लास्ट डचेस, दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, माई लास्ट डचेस पेंटेड on the wall, that is my last duchess painted on the wall। ये पहली लाइन है। सेकेंड लाइन क्या है, looking as if she were alive, looking as if she were alive, I call। थर्ड लाइन है, that peace a wonder, third line is that peace a wonder, how fra Pendulum hands, how fra Pendulums, how fra Pendulums hands। ये थर्ड लाइन है। और फोर्थ है,
वर्कड बिजीली, वर्कड बिजीली ए डे and there she stand, there she stands। देखिए ये बिगिनिंग की 4th लाइन से इनके बारे में हम जाने, इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, समझेंगे ये क्या है। अब देखिए आप दोबारा से चलिए, ये राजप्रसाद यानी कि पैलेस, दैट इज द वॉल ऑफ पैलेस and here is portrait, look at the board, try to understand my words, here is the portrait and this is Alfonso II and this is messenger envoy। ये इसको इंगित करते हुए कहता है, ये अल्फोंसो है और ये मैसेंजर है। अल्फोंसो सेज टू मैसेंजर दैट, अल्फोंसो सेज टू मैसेंजर पॉइंटिंग टू द पोर्ट्रेट विच वाज हंग ऑन द वॉल। पोर्ट्रेट की तरफ इशारा करके अल्फोंसो मैसेंजर से कहता है, क्या कहता है? दैट इज माई लास्ट डचेस, दैट इज यह है, माई लास्ट डचेस मेरी पूर्व पत्नी, डचेस क्वीन, यू कैन इसको आप क्यून कह सकते हो यहां पर, यह है मेरी पूर्व पत्नी, लास्ट लेट, यहां पर इट्स मींस लेट, दिवंगत। पेंटेड ऑन द वॉल, पेंटेड जो छपी हुई है, लगी हुई है, ऑन द वॉल दीवार पर, दिस इज दैट इज माई लास्ट डचेस, ये मेरी मृत या दिवंगत या पूर्व पत्नी है जो दीवार पर चित्र के रूप में लगी हुई है। Indicating towards the wall, towards the portrait which was hung on the wall, the Alfonso II says to the messenger that this is the painting, this is the picture, this is the image of my late dear wife, that is my last duchess painted on the wall। ये मेरी अंतिम डचेस है, पूर्व पत्नी है जो दीवार पर लगी हुई है, अर्थात दीवार पर चित्र के रूप में लगी हुई है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, लुकिंग एज इफ दिखाई देती है मानो की, एज इफ मानो की, लुकिंग एज इफ दिखाई देती है मानो की, शी वर अलाइव वो जीवित हो, वो इस तरह से दिखाई देती है मानो की जीवित हो। लुकिंग एज इफ इस तरह दिखाई देती है, शी वर अलाइव मानो की जीवित हो। आई कॉल मैं कहता हूं, यहां देखिए वॉल कॉल, वॉल कॉल, ए जो छात्र लिटरेचर पढ़ते हैं, राइमिंग स्कीम समझते हैं, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वॉल कॉल ए साम सेम है तो ए, ये एक कपलेट हो गया। पेंटामीटर, एम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है। एम्बिक पेंटामीटर को समझने के लिए प्रीवियस वीडियो देखें। और राइमिंग स्कीम क्या है? ए दैट पीस ऑफ वंडर, दैट पीस ऑफ वंडर क्या कहता है अल्फोंसो II? अल्फोंसो II कहता है कि दैट पीस ऑफ वंडर, कि ये जो आश्चर्यचकित कृति है, पीस ऑफ वंडर आश्चर्य का टुकड़ा, शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो पीस ऑफ वंडर आश्चर्य का टुकड़ा, इसका मतलब है ये जो तस्वीर है, दैट पीस ऑफ वंडर, ये जो आश्चर्यचकित कर देने वाली तस्वीर है, हाउ फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स। अब यहां एक नया शब्द आ गया, फ्रा पेंडोल्फ। फ्रा पेंडोल्फ ये कौन है? इसका फुल नेम है फ्रायर पेंडोल्फ।
ये एक इमेजनरी आर्टिस्ट, ही इज इमेजनरी आर्टिस्ट। ये एक काल्पनिक आर्टिस्ट है, पेंटर है, और ही इज ए मॉन्क। देखिए ये जो अल्फोंसो होता है ये इतना एसेंट्रिक होता है। एसेंट्रिक मतलब स्नोब। स्नोब से मतलब है मस्तिष्क से कुछ ऐसा ही एसेंट्रिक। तो इतना स्नोब होता है कि ये उसकी तस्वीर को भी एक सन्यासी से बनवाता है। इसके मस्तिष्क में एक विचार होता है कि अगर मैं किसी से और से बनवा दूंगा तो इतनी सुंदर तस्वीर, जो सेम तस्वीर बनाएगा तो कोई ये समझेगा कि इस क्यून के और उस पेंटर के बीच में कोई प्रेम संबंध थे। तो एक इस प्रकार का सन्यासी लेके आता है जिस पर कोई ये शक भी ना कर सके कि इसके भी कोई संबंध होंगे, इसलिए इसकी इतनी अच्छी तस्वीर इसने बना दी है। That piece of wonder how Fra Pendle's hands worked busily a day। किस प्रकार से, जिस प्रकार से फ्रा एंडलोफ के हाथों ने, हैंड्स, फ्रा एंडलोफ इमेजिनरी आर्टिस्ट है, पेंटर है, बता दिया काल्पनिक है, ठीक है। इस पोएम में यहाँ पर मॉन्क है, एक सन्यासी है। वर्क बिजली ए डे, व्यस्तता के साथ उन्होंने काम किया। ए डे, एक दिन के लिए, उन्होंने एक दिन के लिए पूरी व्यस्तता के साथ काम किया। एंड देयर शी स्टैंड्स, और उसके परिणाम स्वरूप, इन द रिजल्ट ऑफ वर्क बिजली ए डे, एक दिन तक लगातार व्यस्तता के साथ काम करने के परिणाम स्वरूप देयर शी स्टैंड, ये यहां पर खड़ी है। अर्थात आई मीन टू से कि ये जो तस्वीर है एक दिन के परिणाम स्वरूप कार्य करने के बाद इस जगह पर बनकर तैयार हुई है। एक बार फिर से देख लो। दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, ये मेरी पिछली रानी है, पूर्व दिवंगत, पेंटेड ऑन द वॉल, जिसका चित्र इस दीवार पर बना हुआ है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, इस प्रकार से दिखती है जैसे बिल्कुल जीवित हो। आई कॉल, मैं कहता हूं, दैट पीस ए वंडर हाउ फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स, किस प्रकार से इस आश्चर्यचकित कर देने वाली कृति को पेंडोल्फ के हाथों ने बनाया था। वर्क बिजली डे, दिन भर व्यस्त रह करके। एंड देयर शी स्टैंड, और उसके परिणाम स्वरूप, दिन भर व्यस्त रहने के परिणाम स्वरूप, दिन भर काम करने के परिणाम स्वरूप ये यहां पर बन करके तैयार हुई है। ओके, यहां पर देखो हैंड्स, हैंड्स, इसको चाहो तो बी दे दो, ए दे दो, हैंड्स एंड सेम साउंड है। इस प्रकार से आपका पहला स्टेंजा पूरा होता है। 4 लाइन्स है, इसमें 2 लाइन्स के कपलेट्स हैं, ये 2 कपलेट्स पूरे हो गए हैं, 1 और 2। इसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मैं समझता हूं समझ में आया होगा। 1-2 बार देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। ओके, बी सेफ, stay home and keep learning with us. Thank you very much.